हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो समितियां थी और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन को कहते हैं ना। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम उद्भव की बात करें स्वतंत्रता से पहले, कब की बात करेंगे, स्वतंत्रता से पहले की बात करेंगे, तो वैदिक युग में क्या है, आपको सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। जबकि महाकाव्य काल में पुर और जनपद का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल की बात करेंगे, पुर का मिलता है। मध्य काल में मुकदम, पटवारी और चौधरी का मिलता है। ब्रिटिश काल की बात करेंगे, मेयो प्रस्ताव, लॉर्ड रिपन प्रस्ताव और रॉयल कमीशन का क्या मिलता है, तो यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ देखिए कि अगर आपको बोले कि देखिए लॉर्ड रिपन के द्वारा जो 1882 में स्थानीय निकाय के रूप में क्या किया गया, जो सदस्यों के सिलेक्शन को मनोनीत के स्थान पर मताधिकार के द्वारा किया गया, इसी प्रस्ताव को स्थानीय निकाय का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर आता है रॉयल कमीशन 1906 और साथ में फिर उद्देश्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त बनाना है। और आप जानते हैं आर्टिकल 40 में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था के उद्भव की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1952 को आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसका जो मेन पर्पस था वो था कि ग्रामीण जीवन को क्या करना है, मतलब उच्च स्तर प्रदान करना। फिर आता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, 2 अक्टूबर 1953 में क्या की गई थी, स्थापना। उद्देश्य क्या है, तो ये चाहते थे एग्रीकल्चर सेक्टर और यहाँ तक कि इरिगेशन सेक्टर में क्या करना है, विशेषज्ञ जो है उपलब्ध यहाँ पर कराना। दूसरा देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे, 1957 यहाँ पर हो जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास के लिए लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के द्वारा जो जन भागीदारी है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। सिफारिशें क्या है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है क्या है वो की जाए। जैसे इन्होंने कहा कि देखिए भैया क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो ग्राम स्तर है उस पर क्या हो, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। और ब्लॉक स्तर पर इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जिले की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि जिले पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद का गठन किया जाए। किसका, जिला परिषद का गठन किया जाए। तो इन्होंने त्रिस्तरीय यानी कि ट्राई जो है स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की थी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो पंचायत समिति है इसको कार्यकारी संस्था और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी, पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। निकाय को ग्रामीण विकास और नियोजन के कार्य सौंपे जाएं। लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनका क्या है, वास्तविक स्थानांतरण किया जाए। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देश में क्या किया गया, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में क्या की जाती है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। आंध्र प्रदेश ने योजना को लागू किया। राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति को लागू, तमिलनाडु में द्विस्तरीय मिलती है, पश्चिम बंगाल में क्या है, 4 स्तरीय पद्धति यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। फिर बात आती है, देखिए अशोक मेहता समिति, गठन 1977 और रिपोर्ट 1978। मतलब ये चाहते थे कि भैया पंचायती राज संस्था जो है उनका क्या है, पुनरुद्धार करना। और समिति के द्वारा लगभग 132 सिफारिशें दी गई। तो क्या 132 पढ़ेंगे क्या नहीं, इंपॉर्टेंट वाली पढ़ेंगे। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात किसने कही थी, अशोक मेहता ने। तो जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। चुनाव दलीय पद्धति आधार पर हो। राज्य में पंचायती राज जो है मंत्रालय का गठन का प्रावधान, जबकि संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। SC ST को रिजर्वेशन दिया जाए। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के स्थान पर मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी, इसी के द्वारा की गई थी। GV राव समिति 1985 में गठन हुआ है। ग्रामीण विकास निर्धनता समाप्ति के लिए जो है प्रशासनिक प्रबंध किए जाए। सिफारिशें क्या क्या है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ कि कौन सी समिति थी जिसने बिना जड़ की घास कहा था पंचायती राज संस्थाओं को, तो ये GV हो जाएगी। पंचायत में रेगुलर बेस पे चुनाव करवाए जाए। जिला विकास आयुक्त का जो है यानी कि DDC का पद जो है सृजित होना चाहिए। पंचायतों में रेगुलर जो है क्या है, चुनाव किए जाए। और योजना आयोग की अनुशंसा पर कौन सी समिति का गठन हुआ, ये भी अगला क्वेश्चन बनता है, GV राव। LM सिंघवी समिति, लोकतांत्रिक विकास के लिए भैया पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, संवैधानिक मान्यता दी जाए। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए।
ग्राम सभा का गठन किया जाए ताकि डेवलपमेंट जो हमारी स्कीम्स हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का माध्यम हो। ग्राम पंचायतों को वित्त की मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट उसको किया जाए, या मैं कहूँ कि इनकम के सोर्स उसके पास हो। और सर्वप्रथम इस समिति के द्वारा लोकपाल शब्द का क्या किया गया था, यूज किया गया था, पीके थोंगन समिति। अब पंचायती राज व्यवस्था के ढांचे में क्या है जी, प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना की जांच करना। ये कह रहे हैं पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाए, जिला परिषद को विकास का केंद्र बनाया जाए, भैया कार्यकाल 5 साल हो, समय से पहले भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करा दो, सुपर सत्र की अधिकतम अवधि जो है 6 माह होनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर SC ST की महिलाओं को रिजर्वेशन का आधार दिया जाए और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान यहाँ पर किया जाए। फिर आती है कौन सी, गौडगिल समिति। 1988 में पंचायती राज जो संस्था है उनको प्रभावी बनाना, संवैधानिक मान्यता दी जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज, कार्यकाल 5 साल हो, पंचायती राज के सभी स्तरों पर सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष हो, SC ST महिला आरक्षण का प्रावधान हो, कर लागू करने के अधिकार प्रदान किए जाए, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की क्या है, गठन का प्रावधान किया जाए। और फिर देखिए कि पंचायती से संबंधित जो है राज्य समितियां, जैसे सादिक अली 1964, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, कटारिया समिति 2009, हरिलाल सिंह खन्ना 1990 और VS व्यास समिति क्या हो जाएगा, ये आपके 2010 हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं, टॉपिक का रिवीजन भी यहाँ पर कर सकते हैं क्विज के माध्यम से। अब वो क्विज जो है आप कैसे पहुंचेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो ये भी मैं आपको दोस्तों बता दूं कि डेली शाम को क्या होता है जी, डेली शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे 10 मिनट शो आता है। और ध्यान रखिएगा 10 मिनट शो की बात जब हम करते हैं तो 10 मिनट शो का फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। नहीं कर रखा है तो ऑलरेडी अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, QR कोड क्या है स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली फ्री क्विज मिलेगा एक तो, और एक वीकली फ्री क्विज। इसका मतलब क्या है भाई, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है और उसका हर संडे को क्या होता है, क्लास टेस्ट होता है ना, हर संडे को। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए क्या होने वाली हैं, फ्री होने वाली हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, और दूसरा अपना 10 मिनट का क्या हो जाएगा, फ्री क्विज हो जाएगा। साथ ही देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने सपने को एक नया आयाम नहीं दे पाते, तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से आपको क्या करने के लिए, मतलब आपके सपने को साकार करने के लिए कह सकते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए अगर आपको क्या चाहिए, सबसे मेन चीज चाहिए होता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज अगर मिल जाए तो आपका काम बन जाए। तो उसी के लिए यहाँ पर फ्री नोट्स आपको मिल रहे हैं, और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी और सारे आपको फाउंडेशन के नोट्स भी मिलते हैं। अब आप इनका यूज कर सकते हैं, आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा। 2.0 टारगेट बैच, ऐसा बैच मान लीजिए लास्ट टाइम पे जब हमको समझ में नहीं आए कि अब हम क्या करें, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि देखिए कम समय हमारे पास है, तो उस तरीके का, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा है, तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तो वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर 2.0 टारगेट बैच है, जो कि ऑलरेडी 18 दिसंबर से समग्र बैच, जहाँ पर आपकी क्या है, बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल, जहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल जो है उस पर भी फोकस किया जाता है, और न्यू पैटर्न के आधार जो न्यू कमीशन है, कमीशन की जो अप्रोच क्या है वर्तमान में, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है। और खास बात यह है कि जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। आगे देखिए RS फाउंडेशन निर्मल 8.0, निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच। तो अब यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा चांस है कि वो इसके माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई मजबूत दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी आप अपने मनपसंद बैच में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन RS समग्र बैच ये हमारा 23 फरवरी से क्या है, ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और मेंस के साथ साथ आपके क्या है, इंटरव्यू पर फोकस किया जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।